हिंदी साहित्य की श्रृंखला में आज हम छायावाद की चर्चा करेंगे। संपूर्ण हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, उसी तरह आधुनिक हिंदी साहित्य में छायावाद को स्वर्ण काल कहा जाता है। निश्चित के स्वर्ण काल कहने का मतलब यह हुआ कि भावगत विशेषता या शिल्पगत विशेषता दोनों दृष्टिकोण से देखेंगे तो ऐसी उत्कृष्ट रचना आधुनिक काल में नहीं लिखी गई है। छायावाद की परिभाषा को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। इस संदर्भ में मैंने इसे सूक्ष्मता से अध्ययन करने के बाद ये परिभाषा निकाला है कि अनुकरण, सूक्ष्मता एवं वायव्यता, अनुकरण, सूक्ष्मता एवं वायव्यता प्रदान ऐसी कविता जिसमें कविता का अर्थ शब्द में नहीं, कविता का अर्थ शब्द में नहीं, कहीं अन्यत्र पड़े, कहीं अन्यत्र पड़े, वो छायावाद कहलाता है। यानी डायरेक्ट नहीं हो, छाया के रूप में। जैसे कहो कौन तुम दमयंती सी, इस तरु के नीचे सोई, हाय तुम्हें भी मार गया अनिल सा निष्ठुर कोई। यहां पवन के बहाने पुरुष की निष्ठुरता का वर्णन है। यानी पवन का सहारा लेकर के, उसका छाया लेकर के पुरुष की निष्ठुरता का वर्णन किया गया है। कहो कौन तुम दमयंती सी, इस तरह के नीचे सोई, हाय तुम्हें भी मार गया अनिल सा निष्ठुर कोई। छायावाद का जो पीरियड है वो 1818 से 1936 की पीरियड को छायावाद कहा जाता है। इस काल की रचनाओं में एक तो सूक्ष्मता, वायव्यता, अनुकरण तो है ही, लाक्षणिकता का इस्तेमाल किया गया है ज्यादा, प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है ज्यादा। इसमें यह जो काल जो था वह नवजागरण का काल था, यह राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का काल था और इसकी गूंज जो है वह छाया एवं प्रतीकों के रूप में विभिन्न रचनाओं में दिखाई पड़ती है। सूरजकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत इसके प्रमुख हस्ताक्षर हैं। छायावाद की प्रवृत्तियों पर देखेंगे तो उसकी सबसे प्रमुख प्रवृत्ति थी मैं शैली या व्यक्तिकता, मैं शैली या व्यक्तिकता, यह इनकी मुख्य शैली थी छायावाद की, मैं शैली या व्यक्तिकता। मैं शैली इस संदर्भ में कहा जाता है कि छायावादी कवियों की धारणा थी, हर एक छायावादी कवि अपने सांसों का इतिहास लिख देना चाहते। महादेवी वर्मा ने कहा है कि हर कवि अपने सांसों का इतिहास लिख देना चाहता है। वह अपने जीवन में भोगे गए दुख और सुख या दुख की वेदना से पाठक को सीधा रूबरू कराने में विश्वास करते हैं। मैं शैली की शुरुआत आप महादेवी वर्मा से मान सकते हैं जब वो कहती है मैं नील भरी दुख की बदली, यह सीधा अपने दुख का प्रकटीकरण, मैं नील भरी दुख की बदली, वेदना में जनगणना में मिला आवास। यहां लेकिन यह जो व्यक्तिकता है, यह जो मैं शैली है, वो निराला में ज्यादा मुखरित होकर उठता है। मैं तो मानता हूं छायावाद में मैं शैली के प्रवर्तक निराला थे। उन्होंने अपनी अनुभूतियों से, अपने जीवन में भोगे गए दुख दर्द से, पाठक से जिस तरह से अपने को जोड़ा है, उससे बहुत सारे पाठक मर्माहित हो जाते हैं। सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा इसका प्रतीक है। इसमें उन्होंने मैं शैली का सर्वोत्तम उदाहरण पेश किया। 35 में सरोज स्मृति लिखी गई और 36 में राम की शक्ति पूजा। विशेषकर सरोज स्मृति में जब वो निराला कहते हैं दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, और आगे कहते हैं बीच में ही कि धन्य में पिता ने रखा
इसमें विवरण देना चाहूंगा निराला के जीवन से जुड़े हुए। निराला के पिता सैनिक सेवा में थे और कलकत्ता में थे, और वहीं पे निराला का पालन पोषण हुआ और निराला वहां पे जॉब किया करते थे, प्राइवेट नौकरी किया करते थे, लेकिन अच्छा खासा उनको वेतन मिलता था। लेकिन साहित्य सेवा, हिंदी साहित्य सेवा की भूत सवार हुई उन्हें, तो उन्हें लगा कि हिंदी साहित्य की सेवा करनी है तो हमें इलाहाबाद जाना पड़ेगा। वो रचनाएं लिखते थे, प्रगतिशील रचनाएं लिख रहे थे, छायावादी रचनाएं लिख रहे थे, क्रांतिकारी परिवर्तन। रामविलास शर्मा ने कहा है कि निराला आधुनिक कवि, वे भारतेंदु की तरह क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाले, लेकिन उनकी क्रांतिकारिता, उनकी युगांतकारी परिवर्तन वाली जो सोच है उसको प्रकाशक महत्व नहीं दे रहे थे। उनकी रचनाएं छप नहीं रही थी, उनकी स्थिति फटेहाल से हो गई थी। इस दरमियान उनकी पत्नी गुजर गई और तब 2 बच्चे रह गए, छोटे छोटे थे। उनकी सास ने कहा कि आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, और ऐसा उनकी कुंडली में भी लिखा हुआ था। और एक बहुत ही क्रांतिक कवि कितना क्रांतिकारी होता है ये मैं बता रहा हूं कि उनकी कुंडली में लिखा था दूसरी शादी। पत्नी मर गई, 2 बच्चे छोटे हैं, सास ने कहा शादी कर ले। निराला जो न चाहते हुए तैयार हो गए शादी करने के लिए, लेकिन शादी की बेला में जब तैयारी हो रही थी तो उनकी पुत्री ने एक कुंडली, जो जिस लड़की से शादी हुई, उसकी कुंडली को एक कागज समझ करके एक नाव बना करके या फारसे में फेंक दिया। उसकी नानी ने चपत लगाई अपनी पत्नी को। निराला ये देख रहे थे। निराला के मन में एहसास हुआ कि जो नानी मां से ज्यादा प्यार करती है, अगर इस अबोध बालक को, जिसको पता नहीं है कि हमने क्या किया, इसके बावजूद उसको चपत लगा सकती है, तो जो सौतेली मां होगी तो इसकी गलतियों को कैसे माफ करेगी? इसका जीवन कष्टमय हो जाएगा। और निराला ने उसी समय शादी त्याग दी और वहां से भाग गए। और ये भाग्यवाद पर प्रहार है, जो कुंडली में था दूसरी शादी और वो दूसरी शादी नहीं किया। ये भाग्यवाद पर एक प्रगतिशील सोच का प्रतीक है। लेकिन यह यही तक सीमित नहीं हुआ। निराला की रचनाएं छप नहीं रही थी, फटेहाल सी स्थिति हो गई। पुत्र और पुत्रियां नाना नानी के यहां रह रहे थे। पुत्री को की बहुत इच्छा थी अपने पिता के पास रहें, लेकिन पिता की स्थिति बहुत फटेहाल थी। लेकिन उसके बावजूद बार बार आग्रह करने पर पुत्री को ले जाए। निराला जी लिखते हैं सरोज स्मृति में कि विपन्नता का अथाह सागर में मैं उसको ले गया। फटेहाल सी स्थिति थी, परंतु उस फटेहाल सी स्थिति में भी, विपन्नता के सागर में भी निराला की पुत्री सरोज ने उसको स्वर्ग का रूप दे दिया। उसको देख देख कर निहार उनकी पत्नी की याद आ रही थी, उनके रूप और गुण को देखकर। जब पुत्री का जाना निश्चित हुआ तो निराला की इच्छा हुई, हम कुछ तो कुछ इसको भेंट दें, कम से कम एक चिनांशु यानी रेशमी वस्त्र तक तो भेंट करें। परंतु उनकी वैसी हालत नहीं थी, आर्थिक दयनीय हालत थी, वो भेंट नहीं कर सके। बड़ा ही दुख से कहा, हमने चिनांशु को वस्त्र भी पेश नहीं कर सकी पुत्री फिर आई नानी के यहां। वहां पता चला, नानी ने कहा कि आपने अपनी पुत्री को देखा? निराला ने कहा देखा। निराला गौर से देखा। कहने का अभिप्राय यह था कि उनकी पुत्री बड़ी हो गई थी, 18 वर्ष की हो गई थी। और उस समय 18 वर्ष होने का मतलब है शादी के लिए वर खोजना। शादी के लिए वर खोजना। निराला फटेहाल की स्थिति, वर खोजने के लिए जगह जगह जाते थे। बड़ा ही विस्तार से वर्णन सरोज स्मृति ने किया है। उन्हें ऐसे लोगों के पैर छूने पड़े जिसके जूते से
सब दहेज के लिए मुंह फाड़ रहे थे और कोई योग मिल नहीं रहा था। और इसी क्रम में निराला ने कहा था, ये कांडकुब्ज कुलांगार खाकर पत्तल में करे छेद। ये कांडकुब्ज जो अपने आप को कुलांगार कहते हैं, वो अपने समाज में छेद कर रहे हैं। मेरी पुत्री के रूप और गुण को नहीं देख रहे हैं, उसके सौंदर्य की अनुभूति को नहीं देख रहे हैं, उसके गुण को नहीं देख रहे हैं, उनको चाहिए दहेज। और इस कारण उनको वो योग बल नहीं मिल रहा था दहेज के कारण। कहता है कि निराला ने फिर अपनी पुत्री का शादी कर दिया अपने शिष्य से, जो खुद कवि था। उसकी भी स्थिति फटेहाल सी थी। पुत्री खुद फिर निराला के सास के यहाँ रह गई, यानी अपने नानी के यहाँ रह गई। लेकिन उस शादी के समय का वर्णन निराला ने अद्भुत ढंग से किया है। विश्व साहित्य में इतना सुंदर अपनी पुत्री के सौंदर्य का वर्णन कहीं देखा नहीं जाता। पुत्री के सौंदर्य का, उसके मंद मुस्कान को मालकोश वीणा से तुलना करना, अपनी पुत्री अपनी पत्नी के प्रियतमा के सौंदर्य का वर्णन किया जा सकता है, लेकिन पिता अपनी पुत्री का सौंदर्य वर्णन करे और उसमें वो औदात्यीकरण विश्व साहित्य में नहीं दिखाता है। मालकोश वीणा से उसके मुस्कान को तुलना करना यह अनुपम है। लेकिन उसका ज्यादा कंसंट्रेट ना करें कि वो शादी के समय, लेकिन उसके बाद क्या 6 महीने के बाद पुत्री बीमार हुई। न पिता के पास सब पूंजी थी, न पति के पास था, न नाना नानी के पास था, और इलाज नहीं हो सका, पुत्री मर गई। उसी पुत्री की शोक में, याद में सरोज स्मृति लिखा गया है और इसे उसी के संदर्भ में कहा है, दुखी जीवन की कथा नहीं, क्या कहूं आज जो नहीं कही, धन में पिता निरर्थक था, तेरे हित कुछ कर न सका, जाना था समर्थ गम उपाय, पर रहा सदा संकुचित काय, लगकर अनर्थ आर्थिक पथ पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समझ। धन में पिता निरर्थक था, तेरे हित कुछ कर न सका, जाना था समर्थ गम उपाय, यानी अर्थ कमाने के सारे साधन जानता था, पर रहा सदा संकुचित काय, लगकर अनर्थ आर्थिक पथ पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समझ। यानी पैसे कमाने, अर्थ कमाने के समय पर मैं बार बार हारता रहा, इसीलिए मैं पिता निरर्थक था और इस कारण ही दुखी जीवन की कथा नहीं, क्या कहूं आज जो नहीं कही। ये जो वेदना, ये पाठक को संवेदना से भर देता है, मनमाही कर दिया। और इसका कहता है कि निराला की मैं शैली की धूम चारों तरफ इस तरह गरजी, इस तरह सुनाई दी कि उस काल के अधिकतर कवि उससे जुड़ गए। आंसू और छाछ कविता में पंत जी अपने प्रणय को व्यक्त करने के लिए किसी आवरण का सहारा नहीं लेते हैं और क्या सीधा कह देते हैं, बालिका मेरी मनोरम मित्र थी। उसी तरह जयशंकर प्रसाद जैसे रूढ़िवादी कवि ने भी अपने प्रणय निवेदन का बड़ा ही बेहतरीन उदाहरण दिया है। विस्मित हो वो बीती बातें, अब जिसमें कुछ सार नहीं, अब वैसी जलती छाती न रही, अब वैसा शीतल प्यार नहीं, सब अतीत में लीन हो चली, मधु आशा विलासाएं, प्रिय की निष्ठुर विजय हुई, पर यह तो मेरी हार नहीं। ये देखिए, विस्मित हो बीती बातें, यानी बीती बातों को भुला दिया जाए, अब जिसमें कुछ सार नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं है, अब वैसी जलती छाती न रही, अब वैसा शीतल प्यार नहीं, सब अतीत में लीन हो चली, मधु आशा विलासाएं, प्रिय के निष्ठुर विजय हुई, पर यह तो मेरी हार नहीं। इसलिए मैं छायावाद की शैली, मैं शैली और व्यक्तित्वता को छायावाद की सबसे प्रमुख विशेषता मानता हूं, जिसने रचना के क्रम में, रचना के भावगत विशेषता में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। अब किसी माध्यम का सहारा न लेकर के लेखक, कवि सीधा अपनी बातों को अपने पाठक के सामने में रखता है, ये इसकी मुख्य विशेषता रही है। दूसरी जो मुख्य विशेषता है वह है प्रकृति। प्रकृति आत्मविस्तार एवं आत्मविश्वास की, आप गौर कीजिएगा, आत्मविस्तार एवं आत्मविश्वास,
आत्मविश्वास के लिए प्रकृति के मोह, छावाले कवियों ने अपने आत्मविस्तार के लिए, आत्मविश्वास की जागृति के लिए प्रकृति के मोह एवं प्रभावशाली चित्रों का अंकन किया है। वे प्रकृति को जड़ नहीं मानते थे, वे प्रकृति को चेतन मानते थे। उनका मानना था कि प्रकृति मानव के हर सुख दुख में साथ देती है। वो प्रकृति को संवेदनाओं को जागृत करने वाला माध्यम मानते थे। इसीलिए वो कहते हैं, माधवी कहती है, दुलरा देना बहला देना यह तेरा शिशु जग है उदास। यानी उसको माता का स्वरूप दे रहे हैं, क्योंकि उस संदर्भ में एक और गौर करने की बात है, जैसे जैसे प्रकृति से उनका संपर्क बढ़ा, प्रकृति के तरफ उनका रागात्मक संबंध और बढ़ा, प्रकृति से रागात्मक संबंध और जुड़ा, और तब वे प्रकृति में जीवन के हर सौंदर्य को ढूंढने लगे। जीवन, क्योंकि उस समय भारत प्रतंत्रता के बंधन में था, पारिवारिक बंधन में भी था, बंधन से मुक्ति की छटपटाहट थी। पारिवारिक बंधन यानी अपनी पत्नी से मिलने के लिए भी कई बहाने बनाने पड़ते थे, और भारत प्रतंत्र था। उस प्रतंत्रता से मुक्ति के लिए, प्रतंत्रता के अकुलाहट से मुक्ति के लिए तो प्रकृति के रमणीय वास में अपने आत्मविस्तार के लिए जाना चाहते थे, और इसलिए उसमें जीवन के सौंदर्य को ढूंढने का वो प्रयास करते हैं। इसी जीवन के सौंदर्य की खोज में कवि कहते हैं, हाँ सखी आओ बांह खोल हम लगकर गले जुड़ा ले। परंतु प्रकृति में आत्मविस्तार हुआ, चेतना जागृत हुई, परंतु जब उन्हें यह एहसास हुआ कि प्रकृति से अकुलाहट, जो बंधन से मुक्ति के लिए जो प्रकृति के आक्रमण में गए थे, अपने दुख को बांटने के लिए जो प्रकृति के आक्रमण में गए थे, तो प्रकृति के शांत वातावरण में, निर्जन वातावरण में शांति तो मिल सकती है, लेकिन दुख बांटा नहीं जा सकता है। यानी प्रकृति प्रतिध्वनि तो दे सकती है, प्रत्युत्तर नहीं दे सकती। और इस क्रम में, इस अकुलाहट में उनके मन में आया, हाय किसके उड़ में उतारू अपने उड़ का, और तब उनकी दृष्टि नारी के प्रति भी, और नारी को सहचरणी सहयोगिनी के रूप में उन्होंने स्वीकार किया, और नारी सुनता के गीत गाए, नारी को विभिन्न रूपों में देखा जाने लगा। मैं ये नहीं कहता कि नारी को वास्तविक स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, लेकिन नारी के सहचर्य का एहसास नहीं हुआ, और नारी को विभिन्न रूपों में देखने लगे। कभी कोई श्रद्धा के रूप में देखने लगे, कभी उसे पावन के रूप में, पावन स्त्री के रूप में देखने लगे। और जैसे कहते हैं, तेरे छूने में था प्राण संग में पावन गंगा स्नान, तेरे छूने में था प्राण संग में पावन गंगा स्नान, यानी उसको एक पवित्रता की चीज के रूप में देखा जाने लगा। उसी तरह नारी तुम केवल सदा हो विश्वास तल में पीत स्रोत सी बहा करो, यानी नारी को सदा के समान, नारी को गंगा के समान पवित्र कहा जाने लगा। नारी सहचर्य से उन्हें एक दुख को बांटने का स्वरूप पता हुआ, लेकिन वास्तविक मुक्ति नारी को नहीं मिली, क्योंकि उसको एक पवित्रता या श्रद्धा या के शिक्षे में बंद कर दिया गया, और वास्तविक मुक्ति नहीं मिली। लेकिन निश्चित छावादी कवियों को उस दुख की क्लांति को बांटने वाला स्वरूप जरूर प्राप्त हुआ। और कहा जाता है, पंत ने तो यहां तक कर लिया नारी प्रेम में कि तेरे बालों का कर अच्छे श्रृंगार धरा है सिर पर मैंने भी, यानी अगर आप पंत जी को देखेंगे तो उनके बाल नारी की तरह यहां तक है, तेरे बालों का कर अच्छे श्रृंगार धरा है सिर पर मैंने भी। इस संदर्भ में मुझे एक
स्मरण याद आ रहा है हरिवंश राय बच्चन का, क्योंकि माँ बहुत चाहती थी कि मैं पंत जी को देखूं, क्योंकि जो हालावाद के प्रवर्तक निश्चित हरिवंश राय बच्चन रहे हैं, लेकिन हालावाद के शुरुआत जो है वो पंत जी ने किया। पंत जी की धूम थी, प्रकृति के राजकुमार तो थे ही, तो हरिवंश राय बच्चन की माँ चाहती थी देखें, तो हरिवंश राय बच्चन अपनी माँ को कहा कि वो इक्के गाड़ी से प्रत्येक दिन जाते हैं नदी के किनारे, आप देख लेना छत पर से। तो उन्होंने देखा तो कहा कि वो तो जा रहे हैं कि गाड़ी में, उन्होंने कहा एक तो गाड़ीवान है, दूसरा स्त्री है, पंत कौन है? तो कहा वही पंत है, यानी तेरे बालों का करक्षे श्रृंगार धरा है सिर पर मैंने देख, यानी नारी प्रेम के प्रति जो है ये एक, ये दूसरा है रहस्यवाद। मैंने रहस्यवाद का अगर स्वरूप देखेंगे तो ये भक्ति काल का रहस्यवाद छायावाद का रहस्यवाद नहीं है। निश्चित अद्वैतवादी दर्शन में आस्था व्यक्त की गई है छायावादी कवियों के द्वारा, विशेषकर जयशंकर प्रसाद के द्वारा, लेकिन इनके रहस्यवाद का जो स्वरूप है ईश्वरीय स्वरूप नहीं है बल्कि मानवीय स्वरूप है। मानवीय स्वरूप में रहस्यवाद को देखा गया है, जैसे आते जाते मिट जाऊं पाऊं न पथ की सीमा, आते जाते मिट जाऊं पाऊं न पथ की सीमा, या प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना। या रहस्यवादी स्वरूप जो है वो मानवीय स्वरूप में है। मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना, मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना, यानी मानवीय स्वरूप को दर्शाया गया है। और एक और पांचवा ये याद रखिएगा कि स्वतंत्रता की गीत, छायावाद के बारे में कहा जाता है कि यह कल्पना लोक का काव्य है, इसमें कल्पना में विचरण का ही अनुभव दिखाई देता है। और यह आरोप लगता है कि छायावाद जो कि स्वाधीनता का काल था, नवजागरण का काल था, उसमें नवजागरण के स्वर नहीं सुनाई देते हैं, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि प्रथमता काल था, आप सीधे प्रथम स्वतंत्रता के गीत गाएंगे तो छपेगी नहीं, इस कारण छाया के रूप में, प्रतीक के रूप में छायावादी कवियों ने भी स्वतंत्रता के गीत गाए हैं, प्रतीकों का इस्तेमाल करके, छाया का इस्तेमाल कर करके अपने स्वरों को वाणी दी है। जैसे हिमालय की आंगन में उसे प्रथम किरणों का देव उपहार जयशंकर प्रसाद कहते हैं, या शेर सिंह की शस्त्र समर्पण में भी जयशंकर प्रसाद ने स्वतंत्रता के स्वर दिया है। उसी तरह शिवाजी के पत्र और जागो फिर एक बार में निराला ने स्वतंत्रता के स्वरूप को रखा है। जैसे कहते हैं जागो फिर एक बार शेरों की मान में आया है आदस्या, या जयशंकर प्रसाद कहते हैं हिमाद्रि तुंग सिंह से स्वतंत्रता पुकारती स्वयं प्रभा समुज्जला, स्वतंत्रता पुकारती अमृत वीर पुत्र हो बढ़े चलो बढ़े चलो। इस तरह की स्वतंत्रता के गीत प्रतीकात्मक रूप से, छायावादी रूप से छायावादी कवियों ने दिया है। इसके अलावा अगर छायावाद में देखेंगे तो शिल्पगत भी काफी परिवर्तन किया गया है, शिल्पगत परिवर्तन किया गया है। एक तो कोमल काम शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, एक कोमल काम शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अब गौर करेंगे कि खड़ी बोली अभी तक काव्य की भाषा पूर्ण रूप से नहीं बन पाई थी, उसमें वो खराबपन था, उसमें कर्कश शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा था, लेकिन छायावाद में आकर के कोमल काम शब्दों का इस्तेमाल किया गया और छायावाद के बाद से खड़ी बोली काव्य की भाषा के रूप में पूर्ण रूप से स्थापित हो गई। जितनी भी अगर काव्य रूप के रूप में देखेंगे तो अधिकतर कविता प्रगीतात्मक श्रेणी की थी, प्रगीतात्मक श्रेणी की कविताएं थी, जिसमें गीत का स्वरूप ये था, प्रबंध के साथ गीतात्मक शैली की रचनाएं रची गई थी, यानी लंबी कविताएं थी, लंबी प्रगीतात्मक कविताओं का प्रचलन उस समय था। इसके अलावा अगर आप छंद के रूप में देखेंगे तो छंद से मुक्ति की स्वर कहा गया, यानी मुक्त छंद की बात की गई है। इसके अलावा तो अलग अलग छंद भी गए, मुक्त छंद निराला के द्वारा
ये बंध के द्वारा भी इस्तेमाल किया गया है। तो छंद के रूप में भी काफी परिवर्तन हुआ है। उसके अलावा अलंकार के रूप में भी अगर हम देखेंगे तो विशेषीकरण, विशेषीकरण, मानवीकरण, मानवीकरण और धन्यार्थ, धन्यार्थ नामक तीन अलंकार, विशेष अलंकारों का उपयोग किया गया है। और इसके अलावा देखेंगे तो विराट, एक तरफ विराट बिंब है तो दूसरी तरफ सुकुमार बिंब का भी इस्तेमाल किया गया, लघु बिंब का भी इस्तेमाल किया गया है। और प्रतीकात्मकता का इस्तेमाल में जिसे कहा कि राष्ट्रीयता के गीत, तो जैसे राम की शक्ति पूजा में राम को भारतीयता का प्रतीक, भारतीय राष्ट्रीयता का प्रतीक कहा गया है और रावण को ब्रिटिश शक्ति का प्रतीक किया गया है। प्रतीकात्मकता मूर्त रूपों अमूर्त रूपों को प्रतीकों के माध्यम से छायावाद में स्वर दिया गया है। इस तरह से अगर कहते हैं शिल्पगत रूप से भी काफी मौलिक परिवर्तन देखने को मिलता है। इसलिए इस कारण से ही छायावाद में शिल्पगत स्तर पे, भावगत स्तर पे जो क्रांतिकारी परिवर्तन किया गया, जो अनुकरणीय परिवर्तन किया गया, उसके कारण इस काल को, छायावाद को आधुनिक हिंदी का स्वर्ण काल भी कहते हैं। धन्यवाद।